ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आपके नहीं गिवन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको एचसीएफ बताना है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। यस, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है बताइए। वन प्राइम नंबर होता है। नलायको, वन ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, कल ही बताया था। ना वो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा। कारण क्या है? क्योंकि कंपोजिट की डेफिनेशन कहती है कि दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए, यानी दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, और प्राइम कहता है कि सिर्फ दो होने चाहिए। ठीक है, दो कौन से होते हैं? एक वन होता है, एक वो खुद होता है। ठीक है, लेकिन वन के केस में क्या है, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन। इटसेल्फ में वन ही आ रहा है और वन तो है ही, तो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। और देखो बहुत अच्छा, इस 2 से ही इतने सारे सवाल बन जाते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है, ओनली इवन प्राइम नंबर यही है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है 2। ठीक है, सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो 3-4 सवाल तो यहीं से आपके बन जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद आपसे बोला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा बताइए। यस, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 4 कंपोजिट होता है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 हो गया। कोई दिक्कत है? यहाँ पे आपसे पूछा है क्या इसका एचसीएफ निकालना है, तो इस 2 का फैक्टर आप लिखोगे तो 2 की पावर 1 लिखोगे, बस इसको लिखोगे 2 की पावर 2, है ना। एचसीएफ ऑफ 2,4 निकालना है तुम्हें। हम लोगों ने कल ही सीखा था, क्या सीखा था कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लिख देते हैं। कॉमन क्या है? 2। एचसीएफ के केस में जो लोएस्ट पावर है, लोएस्ट पावर 1 और 2 पे क्या है? 1, तो इसमें आएगा 1। आंसर आ गया कितना? 2। कोई दिक्कत है ना भाई? अगर एलसीएम पूछता तो क्या होता है इसका? हाईएस्ट पावर वाला, यानी 2 की पावर 2, उस केस में 4 एलसीएम आ जाता। ठीक है, पर हमसे क्या पूछा उसने? सिर्फ एचसीएफ। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को एक बार तुम भी सोचो, फिर मैं बताऊंगा ही। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी क्यू आर 2 प्राइम नंबर्स, पी और क्यू 2 प्राइम नंबर है, ठीक, देन व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। एचसीएफ क्या होगा उनका, एलसीएम क्या होगा उनका। पी और क्यू 2 प्राइम नंबर है, ठीक, प्राइम तो समझ में आ गया ना, यानी उनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक वो खुद। ठीक है, अब उनका एलसीएम क्या होगा और उनका एचसीएफ क्या होगा। देखो, जब ऐसे सवाल ना समझ में आया करें, जब ये जनरल फॉर्म में लिखा हो, तो तुम एग्जांपल ले लिया करो। मान लो 2 प्राइम नंबर ले लो, 2 और 3, सोचो 2 और 3 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। करके देखो, ट्राई करके देखो, 2 और 3 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का? फैक्टर हो गया 2 की पावर 1। हाँ, एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का? एलसीएम 6 होगा। कैसे निकला? 2 इंटू, ठीक है, तो क्या मैं P इंटू क्यू नहीं कर सकता? तो एलसीएम क्या हो गया? पी क्यू। एचसीएफ क्या निकलेगा 2 और 3 का? 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 है। कॉमन कुछ आ रहा है उनमें? कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, 1 कॉमन आएगा, तो एचसीएफ क्या आएगा? 1। तो इसमें भी तो वही कॉमन, पी और क्यू में सिर्फ 1 कॉमन है। तो वही, जब भी ऐसे सवाल तुम में कंफ्यूजन क्रिएट करे ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करो, कोई एग्जांपल ले लो। ठीक, तो हमने क्या करा था, 2, 3 का एग्जांपल से सोच लिया। अगर मैं फैक्टर लिखूं पी का, तो 1 इंटू पी होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। और क्यू को कैसे लिख सकता हूं? एलसीएम क्या होगा पी क्यू का? जो कॉमन है पहले तो उसको लिखो 1, उसके बाद जो बच जाए, P भी बच गया है, और तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ ही तो आएगा। ठीक, HCF की अगर मैं बात करता हूं, तो जो कॉमन है बस, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, पावर भी एक ही है, तो HCF इसका 1, LCM इसका PQ। समझ में आया? ये इसका आंसर। तो जब भी जनरलाइज्ड फॉर्म में तुमसे पूछे
कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल आपको बोला, फॉर एग्जांपल 3 4 में 2 3 बोला था ना मैंने, क्योंकि 2 प्राइम बोल रहा है, 2 और 3 तुमने लिया था, तो 2 को लिखते थे 1 इंटू 2, 3 को लिखते थे 1 इंटू 3। एलसीएम क्या होता था, कॉमन आ रहा है 1, बच गया 2 और 3, तो एलसीएम हो जाता था 6, एचसीएफ हो जाता था दोनों में कॉमन 1। तो एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट ही तो है इसका, 2 इंटू 3, वही तो यहाँ भी किया 3 इंटू 2। ठीक, पेपर में कभी कंफ्यूज करने के लिए तुमसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर असर्शन रीजनिंग आता है सीबीएसई में, असर्शन रीजनिंग में दे देगा स्टेटमेंट कि जो प्रोडक्ट, इसको ना प्रोडक्ट ना लिख के सम लिख देगा, एचसीएफ तो लिख देगा कि दोनों प्राइम में। एक बार आया हुआ है ऐसा सवाल, क्या सवाल आया था कि एचसीएफ उसने दे दिया था 1 और एलसीएम को उसने लिख दिया था p प्लस क्यू, असर्शन रीजनिंग का सवाल था ये। तो भाई साहब ये तो ठीक है, पर ये नहीं है, p प्लस क्यू नहीं होता, p इंटू क्यू हो जाएगा अगर दोनों प्राइम है तो। ये भी रूल है, दोनों प्राइम होने चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल। कल मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि किसी भी नंबर को, मतलब एक किसी नॉर्मल नंबर को, किसी रैशनल नंबर को इररेशनल से तुमने मल्टीप्लाई करा या ऐड करा या सब्ट्रैक्ट करा, तो उसने क्या करा, उसको इररेशनल बना दिया। आज सवाल थोड़ा उल्टा है, क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। इसने कहा कि हर इररेशनल नंबर को, मतलब 2 इररेशनल नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो भी इररेशनल होगा। ये इसने स्टेटमेंट कहा। आपसे पूछा क्या है, नेगेट द स्टेटमेंट बाय गिविंग काउंटर। आपको इस स्टेटमेंट को गलत साबित करना है, एक एग्जांपल देकर। ठीक है, यानी ये जो इसने बात कही है ना, ये हर जगह वैलिड नहीं है, गलत हो जाएगी। तो ये कहां गलत होगी, ये मुझे आप प्रूफ करके दो। सवाल समझ में आया? देखो, जैसे इररेशनल नंबर 2 है, √2, और √3 भी इररेशनल है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 आएगा, ये भी इररेशनल है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ऑलवेज, बड़ा बदमाश है, ऑलवेज, हमेशा ही होना चाहिए। हमेशा होगा या नहीं होगा मुझे बताइए पहले आप। नहीं होगा तो उसका एक एग्जांपल दे दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। कोई भी तुम 2 इररेशनल नंबर मान के उसे रैशनल प्रूफ कर दोगे तो हो जाएगी बात। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि ये इररेशनल है, ये इररेशनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो इररेशनल ही आया, यानी इसकी बात सही निकली। बट मेरा सवाल उठा इस ऑलवेज पे, क्या ये हमेशा सही है? तो देखो, बुद्धि अपने ना ज्ञान चक्षु को खोले रखना होगा तुम्हें। समझो, आप क्या करो, 2 ऐसे नंबर ले लो जिनको रैशनलाइज करो तो रूट गायब हो जाए। जैसे मान लो, लेट 2 माइनस √3 एंड 2 प्लस √3 बी 2 इररेशनल नंबर्स। ये दोनों इररेशनल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। अब ये दोनों ही इररेशनल नंबर मैंने ले लिए, अब मेरे को क्या करना है, इनका प्रोडक्ट चेक करना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा इनका, 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3। बहुत बेसिक एक मैथ का फॉर्मूला तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना? अरे याद नहीं है, कोई फॉर्मूले भी याद नहीं है इसको, कोई बात, सब याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएंगे। इस साल याद नहीं होंगे तो फिर किस साल याद होंगे? ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वो क्या होता था, बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2a भी आ जाता था। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को हम यूज कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, पेन का कलर चेंज। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर दिया हमने। अब सवाल पे वापस आ जाते हैं। तो देखो, a है 2 का स्क्वायर, b है √3, बीच में माइनस है √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 4 में से 3 गया और 1 1
रैशनल नंबर होता है। तो इसकी बात तो यही गलत हो गई। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इर्रेशनल। कभी कभी तो हो जाएगा, है ना, कभी कभी तो हो जाएगा, जैसे वो √2 और √3 का एग्जांपल लिया, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है, बात आई समझ में? जैसे अगर मैं कहूं कि जब भी बादल निकलते हैं बारिश होती ही होती है, तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता। कभी कभी बादल आएगा, तेज हवा चलती है, बादल छट जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी क्षेत्र में आ जाती है, कहीं नहीं आती है कि नहीं? बात समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 के सीबीएसई में आया हुआ भी है। प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n। देखो मैं सारे ना अभी पर्टिकुलर लेके आ रहा हूँ, तो जनरल केसेस में लेके आ रहा हूँ, पर्टिकुलर हम लोग एग्जांपल कर चुके हैं। ठीक है, जो बुक में भी है। ठीक, बुक से हट के जो सवाल आ सकते हैं मैं वो सवाल दे रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई लेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड आपका होता तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि बाहर से आए, बट सीबीएसई तो बाहर से कुछ भी दे देता है। ठीक, तो प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। कह रहा है कि अगर n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस n जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, अगर उसने n की जगह कोई वैल्यू दी होती तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान होता। अब वो n की जगह उसने कोई वैल्यू नहीं दी, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास केस जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे? n पॉजिटिव तो उसने बोला है, लेकिन इवन बोला है कि ऑड बोला है? क्या है? कुछ तो नहीं बोला उसने। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? n स्क्वायर प्लस n को, क्या आप n कॉमन लेते हो तो n प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, दो केस बनेंगे, केस 1 और यहां लिख देते हैं हम केस 2। केस 1 कहता है कि n इज ऑड, n ऑड है। ठीक है, और केस 2 कहता है कि n इज इवन। ठीक है, तो अगर n ऑड है इसका मतलब n प्लस 1 इवन होगा। अगर कोई एक नंबर ऑड है उसमें 1 जोड़ दूं तो इवन हो जाएगा। ऐसे होता है ना, 1 3 5 7 9 11 यही सब ऑड है, और 2 4 6 8 10 ये सब इवन है। तो अगर कोई नंबर ऑड है उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो वो मेरा क्या बन गया? इवन। तो मैंने वही लिखा है, इसका मतलब n प्लस 1 जो होगा वो इवन होगा। और प्रोडक्ट ऑफ, अब n ऑड है, n प्लस 1 इवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ an odd and even number is always even। इसका मतलब n इंटू n प्लस 1 इज इवन। इसका मतलब n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इसका मतलब इवन हो गया, और इवन होगा तो 2 से डिवाइड 100% होगा। ठीक, दूसरे केस में अगर मैं आता हूं, यहां कह रहा है कि n इवन है। n इवन है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। फिर वही वाली बात कि प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन इज ऑलवेज इवन। आप एक एग्जांपल से समझ लो ना, 2 इवन है, 3 ऑड है, 2 इंटू 3 6 इवन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब n इंटू n प्लस 1 इज इवन, इसका मतलब n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई। दोनों केस में डिविजिबल हो गया, इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो डिविजिबल हो जाएगा। हेंस n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर
यस, जहां तक कोई डाउट है? चलो ठीक है फिर। कह रहा है कि अब देखो, अब सवाल समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आ भी चुका है ये ऑलरेडी, ठीक है, 2012 में, और ये फिर रिपीट भी हो सकता है, और ये एंट्रेंसेस में तो आना ही आना है। कभी भी अगर एंट्रेंस में किसी बैठोगे तो वहां ऐसे सवाल आने ही आने हैं तय। कह रहा है कि एक स्कूल है, इन स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड इन जूनियर सेक्शन इज 40 मिनट्स एंड इन सीनियर सेक्शन इज 1 आवर। ठीक है, एक स्कूल है, जूनियर सेक्शन में उसमें एक पीरियड 40 मिनट का होता है, और सीनियर सेक्शन में कितने का होता है? 1 घंटे का। ठीक है, तो इफ द फर्स्ट बेल फॉर ईच सेक्शन रिंग एट 9 AM, दोनों सेक्शन के लिए सुबह 9 बजे अगर पहला बेल बजता है, तो कह रहा है कि व्हेन विल द टू बेल्स रिंग टुगेदर अगेन, वो दोनों बेल एक साथ कब बजेंगे? देखो, छोटे वाले में तो हर 40 मिनट में बजेगा, बड़े वाले में हर 60 मिनट में बजना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर 9 बजे एक साथ दोनों बजते हैं तो दोबारा कब वो एक साथ बजेंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ, बहुत बढ़िया, एलसीएम निकालोगे, है ना? तो 1 आवर में कितने मिनट्स हो गए, आप लिख लोगे 60 मिनट्स। तो आपका कितना दिया हुआ है, वो जूनियर सेक्शन में 40 मिनट्स का पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इन जूनियर सेक्शन 40 मिनट्स, और इन सीनियर सेक्शन 1 आवर यानी 60 मिनट। ठीक है, हमें क्या करना है, ये दोनों बेल दोबारा एक साथ कब बजेंगे, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 40 एंड 60 क्या निकलेगा? देखो, 40 कैन बी रिटन एज 2 2 2 5, ठीक है, यानी हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5। 60 कैन बी रिटन एज 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहां तक कोई डाउट? 4 12 5 60। ठीक, तो एलसीएम में हमने क्या डिस्कस करा था कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं पहले लिख लो, 2 इंटू 5, ये दोनों कॉमन है, मैक्सिमम पावर 3, बहुत बढ़िया, यहाँ 1, अब बच क्या गया? 3 की पावर 1, यानी कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 3 जा 120, है ना? तो देयरफॉर आफ्टर 120 मिनट्स the bells will ring together, यानी 120 मिनट के बाद वो दोबारा बजेंगे एक साथ। तो 120 मिनट का मतलब कितना हुआ? 2 घंटा, है ना? यानी 120 मिनट इज इक्वल टू हुआ 2 आवर। देयरफॉर 9 बजे एक साथ बजा था, तो 9 जमा 2 11 बजे दोबारा एक साथ बजेगा, तो एट 11 AM था, तो AM ही रहेगा। द 2 bells will ring together। ठीक है, अगर वो पूछता कि कितनी देर बाद बजेगा, तो आप 120 मिनट पे छोड़ देते, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने बजे बजेगा, है ना? तो आपको उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? टाइम निकाल के देना होगा, है ना? एलसीएम से आपका निकला 120, तो 120 मिनट के बाद वो बेल जो होंगे वो एक साथ दोबारा बजेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए? अब अगला क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स द एचसीएफ। ठीक है, 2 नंबर का एलसीएम उसके एचसीएफ के 14 टाइम्स है। ठीक है, अब सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ है 600, एलसीएम और एचसीएफ का सम है 600। आपको निकालना है कि अगर एक नंबर 280 है, इफ वन नंबर इज 280, देन फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा? सीबीएसई 2012 सितंबर में आया हुआ सवाल, करिए ट्राई एक बार। चलो मैच करो, वेरीफाई करो।
देखो क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी एलसीएम एचसीएफ पे डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल मान लो चाहे नहीं मानो, तुम्हारी इच्छा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम इज इक्वल टू 14 टाइम्स एचसीएफ, यही दिया हुआ उसमें। और क्या दिया हुआ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है 600। चलो अभी 280 कहाँ से आ गया, वो तो नंबर एक दिया हुआ है, अभी बताते हैं आते हैं उसको। अब यहाँ से तुम क्या करो, कोई भी एक वैल्यू निकालो। देखो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में यहाँ रिलेशन आया हुआ है, तो एलसीएम की जगह आप 14 एचसीएफ लिख सकते हो। अगर ऐसा लिख दिया तो 14 प्लस 1, इसके साथ 1 है, ये 15 टाइम्स एचसीएफ हो गया। तो यहां से आपके पास एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 600/15 यानी 40। क्लियर, एचसीएफ 40 आ गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 14 इंटू 40 कितना होता है 560। यहां तक कोई डाउट, एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है, आपके पास एक रिलेशन था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत बढ़िया। अब यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो एलसीएम है मेरे पास 560, एचसीएफ है मेरे पास 40, एक नंबर है मेरे पास 280, दूसरा नंबर मुझे निकालना है। तो क्या वो जो अदर नंबर होगा वो 560 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 280 नहीं होगा, होगा ना। इसको देखता हूं तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, तो 2 इंटू 40 आ गया आपका 80। तो आंसर क्या हो गया, अदर नंबर इज, हेंस द अदर नंबर इज 80। जस्ट कीप इट सिंपल, सिंपल जितना रखोगे उतना आसान है। कितना आसानी से हुआ, एलसीएम इज इक्वल टू 14 एचसीएफ, सम दिया हुआ है एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600। अब जब भी वेरिएबल के सवाल हम लोगों ने देखे भी थे, वेरिएबल आता था, अगर एक वेरिएबल होगा बड़ा आसान है हमारे लिए निकालना। तो मेरे पास यहाँ रिलेशन जब है तो मैं एलसीएम को हटा के उसकी जगह भी एचसीएफ ले आया मैं, तो 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज 600। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू दिस, नाउ वी हैव फॉर्मूला दिस, हमने इसमें लगाया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो एक बार। देखो ये क्वेश्चन मैंने बोला भी था, देखो तुम भी देख लो, तुम्हारा हो सकता है आ ना जाए ऐसा। ठीक, ए बी एंड सी स्टार्ट साइकिलिंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ए बी और सी तीनों ने क्या करा, यहाँ पे साइकिलिंग स्टार्ट करा सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे। सरकमफ्रेंस ऑफ द पाथ इज 1980 मीटर। मैंने बताया सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर और लेंथ सेम बात है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस ये टोटल लेंथ होता है। ठीक है, ठीक है, ये कितना दे रहा है उसने 1980 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया 1980। अब 3 साइकिलिस्ट हैं ए, बी और सी। ए की स्पीड है 330 मीटर पर मिनट, बी की स्पीड है 198 मीटर पर मिनट और सी की स्पीड है 220 मीटर पर मिनट। कह रहा है कि दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे शुरू करते हैं तीनों, तो कितनी देर के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालोगे किसका, स्पीड का कि किस चीज का। हाँ, यही सोचने की बात है। उसने पूछा है किस टाइम, तो तुम्हारे पास तीनों के टाइम होने चाहिए, तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ ए क्या है 330 मीटर पर मिनट है, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, 1980 अपॉन में 330, ये इसको काटेगा 33 6, तो 6 मिनट, किसने लिए 6 मिनट। और स्पीड ऑफ बी क्या है 198 मीटर पर मिनट, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा जी
1980 अपॉन 198 यानी 10 मिनट, ठीक है। और स्पीड ऑफ सी दिया है 220 मीटर पर मिनट, तो सी का टाइम कितना हो गया 1980 अपॉन 220, ये गया 11 दूनी 22, 11 11 8 9, ये आ जाएगा 9 मिनट, ठीक। तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 3, ठीक है। सबका क्या करना होगा एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 6 10 9 क्या आ जाएगा, कॉमन है सब में 2, कॉमन है सब में, नहीं सब में नहीं है, सब में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 2 इंटू 3 इंटू, इन दोनों में कॉमन है तो एक ही बार 2 लिखूंगा, 3 इन दोनों में कॉमन है तो इसमें 2 है तो 3 की पावर 2 ले लूंगा, और 5 एक बार ही है, तो 2 6 कितना हो गया 12 पंजे 60, तो कितनी देर के बाद मिलेंगे 60 मिनट्स, आफ्टर 60 मिनट दे विल बी टुगेदर। समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। एचसीएफ कब निकालोगे, जब आपको कुछ सेटल करने के लिए दे दे, ठीक है, मेजरमेंट के लिए कुछ दे दे, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सवाल आएगा वो भी आ गया एचसीएफ का सवाल। द सेट ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज। इस तरीके से रखनी है कि सारी बुक्स जो हो वो टॉपिक वाइज रखी जाए, ठीक। नंबर ऑफ मैथ्स फिजिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन बुक्स आर 14 18 एंड 22 रिस्पेक्टिवली, यानी मैथ की 14 है, फिजिक्स की 18 है, फिजिकल एजुकेशन की 22 किताब है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ईच बुक्स प्रोवाइडेड बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस। हर बुक की अगर थिकनेस सेम है तो कितने स्टैक बनाने पड़ेंगे आपको। एचसीएफ निकालो इसको, और एचसीएफ निकाल के सिर्फ छोड़ नहीं देना है, ठीक है। एचसीएफ से आपको ये पता चल जाएगा कि हर स्टैक में बुक जाएगा कितना, ठीक। तो करिए फटाफट से, नंबर ऑफ मैथ्स बुक कितने हैं जी 14, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, है ना। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, दिस कैन बी रिटन 18, 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। नंबर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बुक कितना है वो 22 यानी 2 इंटू 11, ठीक। अब आप क्या करो एचसीएफ निकाल लो, किसका किसका 14 18 और 22 का। तीनों में कॉमन क्या है 2 की पावर 1 2, यानी हर स्टैक में कितनी किताबें हो सकती हैं, देयरफॉर देयर कैन बी 2 बुक्स इन ईच स्टैक। हर स्टैक में 2 किताबें हो सकती हैं, तो कितने कितने स्टैक बनेंगे। मैथ में किताबें कितनी है 14 है ना, तो हर उसमें 2 2 चढ़ेंगे तो 7 बनेंगे, ठीक। फिजिक्स में कितने हैं है ना 18 है, तो 2 हर उसमें रखा सकते हैं तो 9 स्टैक्स बन जाएंगे। उसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन में बाईस है तो 11 स्टैक्स बनेंगे, तो 7 फिजिक्स के स्टैक्स मैथ्स के बन जाएंगे, 9 फिजिक्स के और 11 फिजिकल एजुकेशन के। ये चीज समझ में आई। एचसीएफ कहाँ लगाया, एलसीएम कहाँ लगाया, क्लियर है, ठीक। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखने में बड़ा सिंपल लगता है।
कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो यहाँ पे ना नंबर ही निकालना है, किसी किसी केस में दे देगा कि आपको वो नंबर बताइए जिससे आप तीनों नंबर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कुछ देता है, जो देता है बता देगा कि 4 रिमाइंडर आएगा या 5 आएगा, वॉट। ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो 43 को भी डिवाइड करे, 91 को भी डिवाइड करे और 183 को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर सेम दे। पूरा काटेगा नहीं, रिमाइंडर देगा और सेम रिमाइंडर देगा, तो वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप क्या मान लो, आप मान लो कि कोई नंबर अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, x, है ना। आप ये चीज मान लो। लेट द रिमाइंडर भी x, आपने ये मान लिया। ठीक है, देयरफॉर अगर रिमाइंडर x है तो 43 माइनस एक्स, 91 माइनस एक्स एंड 183 minus x will be completely divisible by the number। देखो हम लोग जब देखते थे रिमाइंडर कुछ आता था, जैसे मान लो मैं 81 को 13 से डिवाइड करता था तो 3 रिमाइंडर आता था। ठीक है, अगर मैं 81 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना हुआ, 78। 78 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो 3 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 78 आया, तो 13 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक, तो वही चीज तो मैंने यहां भी करी है, मैंने माना है रिमाइंडर x, तो अगर सबका रिमाइंडर सेम है तो 43 में से x हटाऊं, 91 में से x हटाऊं और 183 में से x हटाऊं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, एक चीज और समझिए कि मान लीजिए 91 अगर 13 से डिविजिबल है और 78 भी 13 से डिविजिबल है, तो अगर 91 में से 78 घटाऊं तो वो भी तो 13 से डिविजिबल होगा, है ना, वो भी होगा। तो वही चीज मैं यहां लगाऊंगा। इसका मतलब 91 माइनस एक्स माइनस 43 माइनस एक्स कॉमा 183 माइनस एक्स माइनस 91 माइनस एक्स कॉमा और क्या करूं, 183 में से 91 और 43 में से भी अगर 183 माइनस एक्स की बात करता हूं तो 183 माइनस एक्स माइनस 43 माइनस एक्स, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर। इसका मतलब देखो 91 माइनस एक्स माइनस 43 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 91 में से 43 गया, कितना बचा 8, 48 कॉमा इसको करोगे तो 292 कॉमा इसको इससे करोगे तो 140 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर। इसका मतलब 48, 92 और 140 ये कंप्लीटली डिविजिबल है उस नंबर से। अब आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड करता हो। तो ऐसा जब भी आपके पास सवाल डायरेक्ट आ जाए, ये ना पूछे, रिमाइंडर वाला चीज हटा दे, सिर्फ इतने पे आए, तो आपको क्या करना होता है, इसका जो HCF होगा वही तो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन सबको डिवाइड करता होगा। एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है जो सबको डिवाइड करता है। तो आप क्या करो, HCF निकालो 48, 92 और 140 का। तो 48 को क्या लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तिया 48, तो 2 की पावर 4 इंटू 3। और 92 को क्या लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं 92 का 246, 223 आ जाएगा, है ना। तो आपका आ जाएगा 2, 2 और 23। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। फिर आता है जी 140, तो 140 का होगा 35 आ जाएगा, 70, 35,
7, तो ये हो जाएगा 2257, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7, यही आ रहा है। अब देखो HCF में क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो कॉमन क्या है, 2, मैक्सिमम पावर ना लेके हम क्या करते थे, मिनिमम पावर लेते थे, एलसीएम में मैक्सिमम लेते थे। तो पावर क्या है, 2, 2 और 4 है, तो 2 मिनिमम पावर हो गई, तो HCF क्या आ गया, 4। तो 4 वो नंबर होगा जिससे आप अगर इन तीनों को डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर देगा। हेंस 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 43, 91 and 183 so as to leave same remainder। तो ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट होता है, ये बहुत जरूरी होता है लिखना। ठीक, आंसर हो गया। चेक कर लो आप, देखो 4 से 43 को करोगे तो 4 धाम 40, 3 बच गया। इसको करोगे तो 22 चौक 88, 3 बच गया। इसको करोगे तो 4 दूनी 8, 4 180 हो रहा है ना, तो 4 चौक 16, 45, 4 जा 180, 3 बच गया। तीनों के केस में सेम रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक, अब इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर दे। क्लियर है? ठीक।